बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हम जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का टॉपिक शुरू किया हुआ था। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये आगे हमारे पास, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। पहला स्टेप हमारे पास आता है ग्लाइकोलाइसिस का, सेकंड हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड सेकंड हमारे पास होता है थर्ड क्रेब्स साइकिल। लेकिन ये तरकीब में हमारे पास होता है कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस चलता है, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सिलसिला चलता है। तो तीसरे स्टेप पे जाके इस सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल जो है कंप्लीट हो जाता है। अब कल भी मैंने बताया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन जस्ट हमारे पास है CH ब्रेकिंग। जो CH बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है और ये बॉन्ड हमारे पास फूड में मौजूद होते हैं। जब इनको हम तोड़ देते हैं, क्योंकि तकरीबन जितने भी आप प्रोडक्ट्स खा रहे हो, जो कुछ खाते हो, वो ज्यादा से ज्यादा आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, फैटी एसिड्स है, ये सब कुछ एक्सटेरियर CH बॉन्ड मौजूद है, तो उनको तोड़ा जाता है, तो उससे जस्ट आपकी एनर्जी निकाली जाती है। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, जिसके अंदर हम ATP एनर्जी CH बॉन्ड तोड़कर जोड़ के निकालते हैं। ठीक है ना, वो प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन है। फिर इस सेलुलर रेस्पिरेशन को आगे हम जो है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर लेकर आते हैं। फिर इस बेस पर आगे हम समझते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन है असल में कौन सी बला। तो ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि आप लोगों की बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो फूड ली जाती है वो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। ये सारी मीठी चीजें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आप लिपिड सब कुछ लेते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपका खुराक का पार्ट है वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। और एनर्जी का ये सबसे मेन एंड इंस्टेंट सोर्स है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास सिंपली इसको डिफाइन हम करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस सिंपली। फिर हमारे पास प्रोसेस आ जाता है आप लोगों का जो ऑक्सीडेशन है। एक हमारे पास ऑक्सीडेशन कंप्लीट होती है, ठीक है ना। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है, और जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है उसके अंदर हमारे पास क्या है? लिमिटेड होती है, ज्यादा मिताद नहीं होती, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। सो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस में इसमें हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं एनर्जी लेने के लिए। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी चलती है और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी चलती है। अगर तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है तो हम कहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन। ये प्रोसेस इसमें भी होता है, या सेकंड कल मैंने ये बात की थी, इन इनसफिशिएंट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों सूरत पैदा होती है। इनकम्प्लीट ऑक्सीजनेशन के अंदर क्या है? एक्सेस भी होती है, या फिर सेकंड आप क्या कह सकते हो? इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो प्रोसेस, द प्रोसेस इन व्हिच द ग्लूकोज इज broken down in the presence of oxygen, that glycolysis is called aerobic respiration. ठीक है, अगर तो आपका ग्लाइकोलाइसिस है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, तो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। और द प्रोसेस, द ग्लाइकोलाइसिस in which glucose is break down in insufficient or absence of oxygen, insufficient amount of oxygen or
सो साबित हो गया ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में भी होता है। अगर हमारे पास प्रेजेंस के अंदर है जिसमें काफी मिकदार के अंदर ऑक्सीजन है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। जबकि हमारे पास इनसफिशिएंट हो जाए या एक्सेस हो जाए तो उस वक्त हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होती है, इनकम्प्लीट हो जाती है, और वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और सेकंड नाम जो मैंने कल भी इसको दिया था वो था फर्मेंटेशन। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, तो सिंपल सी चीज है। ठीक है, और ये बात नहीं कर रहे लोग के बार-बार कह रहा हूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। फर्स्ट में लेता हूं यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। कितने स्टेप्स में, लेकिन किताबों में आमतौर पर जब हम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां पर एक स्टेप के अंदर रिएक्शन लिख देते हैं। अगर कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मैं फिर बता रहा हूं कब, जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और एटीपी ये रिलीज हो जाएगा। ये जो है कुछ रिलीज हो जाएगा, कुछ प्रोसेस करते हैं यूज हो जाएगा और एटीपी एनर्जी कंप्लीट। लेकिन ये हमारे पास एक स्टेप में हम बयान करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको सबसे पहले तोड़ा जाता है एरोबिक एसिड में C4H3O4। C3H4O3। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं एरोबिक एसिड के अंदर। सेम लाइक इसके अंदर हमारे पास वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म के अंदर। ये बड़ा कंप्लीट रिएक्शन है, किताब में सिंपल सिलेक्शन से गई है। ठीक है, तो पहले स्टेप के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज को डायरेक्ट इस फॉर्म में या तो ये ऊपर रिएक्शन लिखा जाता है, इन 2 रिएक्शन को इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो पहले स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन होती है तो एरोबिक एसिड कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर अगले स्टेप के अंदर जो सेकंड स्टेप है यहां पर भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है, इसमें ये चीजें रिलीज होती है, लिख दी है कि सिर्फ बैलेंस के लिए होता है, अदरवाइज यहां पर हमारे ये चीजें बनती नहीं है। ठीक है, ये चीजें नहीं बनती, ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में, एक मिकदार जो नेग्लिजिबल होती है, इस वजह से हम इसकी बात करते हैं। फिर बाद में यहां पर ये इश्यूज आते हैं कि हमारे पास यहां पर K4 यहां पे 8 बन रहे हैं, ये वो अलग स्टेप हो जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को इस फॉर्म में एक नेग्लिजिबल फॉर्म होती है, इस वजह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर ये एरोबिक एसिड होता है, यहां पे जाके कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी मिकदार में बाहर निकलती है, वाटर बनता है और फिर जितनी एटीपी स्टोर होती है वो सारी इसमें बाहर। अब यहां पे जाके सेकंड स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है, लिहाजा इस पूरे रिएक्शन को जस्ट एक स्टेप में कर दिया जाता है। उस स्टेप हमारे पास कौन सा है, ये वाला है। उसके बाद हमारे पास है एनारोबिक रेस्पिरेशन। The respiration in presence in absence or insufficient amount of oxygen, इसमें हमारे पास होती है incomplete oxidation। लेकिन बात ध्यान में रखना कि ये भी स्टेप 2 ही, ये भी प्रोसेस 2 स्टेप में चलता है। फर्स्ट स्टेप में एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप सेम है कि उसके अंदर भी ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन होती है तो एरोबिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने हैं, 2 मॉलिक्यूल। तो इसके फर्स्ट स्टेप में 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, लेकिन यहां हमारा स्टेप में जो है मैं यहां पर इंटरमीडिएट में शामिल है वो सेम इसी तरीके का है। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें हमारे पास एक्चुअल चीज बनती है, जैसे इसमें एक्चुअल बनेगी। तो यहां पर जब आप लोगों का जो एरोबिक एसिड है जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगी, इनसफिशिएंट है, लेस क्वांटिटी के अंदर, तो हमारे पास यहां पर डिफरेंट प्रोडक्ट बनती है। क्या बनती है, फिर वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में तुम्हें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हासिल नहीं होगी, फिर आपको और तरह के प्रोडक्ट हासिल हो, जैसे आप लोगों को
जाएगा, आप लोगों को जो है वो अल्कोहल हासिल हो जाएगी, यानी डिफरेंट टाइप की और प्रोडक्ट हासिल होगी। आपको जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड हासिल नहीं होगी, ना वाटर हासिल होगा, बल्कि आपको इसकी जगह और चीज हासिल होगी, जिसका मतलब ये होगा कि बॉडी मुकम्मल तौर पर टूटी नहीं है और एटीपी एनर्जी यहाँ भी बनेगी, लेकिन बहुत कम मिकदार के अंदर बनेगी, ठीक है ना। क्या बनेगी? बहुत कम मिकदार के अंदर एटीपी बनेगी इसमें भी, लेकिन हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना हो तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन पहचान नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे निकल जाएगी तो सारी की एनर्जी जो है वो इससे पावर की वजह से बाहर निकल आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, लेकिन और चीजें बन जाती है, लैक्टिक एसिड अल्कोहल बन जाती है। तो हमारे पास इस तरह की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक। इसमें बड़ी बातें हैं, बहुत बातें हैं, लेकिन मेरे पास टाइम पे काम है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करना है, तो इसलिए यहाँ तक जो है इस बात पर आप लोग इत्तेफाक कर लो, ठीक है। तो सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास या क्या बनेगी? अल्कोहल बन जाएगी, या फिर क्या बनेगा? मैंने दो ही एनारोबिक रेस्पिरेशन जो रहता है फर्मेंटेशन है, तो दो ही तरह की आपको फर्मेंटेशन दी गई है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आमतौर पर ये हम स्टडी करते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी फर्मेंटेशन की टाइप्स हैं जो उनकी प्रोडक्ट के बेस पे नाम रखा जाता है। अब देखो, अगर एक फर्मेंटेशन में अल्कोहल है तो उस फर्मेंटेशन को अल्कोहलिक बोलेंगे, अगर फर्मेंटेशन प्रोसेस में लैक्टिक एसिड बनता है हम लैक्टिक एसिड, अगर कोई और प्रोडक्ट बनेगी फिर हम ऑक्सैलिक एसिड बनेगी वो ऑक्सैलिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाएगी। लगी समझ में बात की? तो प्रोडक्ट के बेस पर हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन के टाइप्स के जो है नेम रखे जाते हैं। तो आगे एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन को आगे मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। तुम्हारे सिर्फ दो टाइप्स दिए गए, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और सेकंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये रीडिंग वाले टॉपिक है, सो मैं इसको देख रीडिंग थोड़ी बहुत कर देता हूं, बाकी देख लीजिएगा आप लोग, सही है। तो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इट अकर्स इन बैक्टीरिया यीस्ट। जब आप इस किस्म की फर्मेंटेशन करवाते हैं ना जो अल्कोहलिक है, तो उसमें हम वो वाले बैक्टीरिया या यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो अल्कोहल बनाने में, क्योंकि आप लोगों का जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है सारे का सारा आपका बायोटेक्नोलॉजी है। क्या है? सारे का सारा बायोटेक्नोलॉजी है। तो इसके अंदर हम ऐसे ऑर्गेनिक यूज करते हैं जो खुद भी एनारोब्स होते हैं, ठीक है ना। देखो, आप कोई प्रोसेस कर रहे हो तो फ्रीली ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन जब हम ऐसी ऑर्गेनिज्म किसी खुराक में डाल देते हैं तो हम ऑक्सीजन यूज नहीं करते। जो एनारोब होते हैं या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनको अपनी जिंदगी अपने जिस्म की एक्टिविटीज को सर अंजाम देने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही हो या फर्मेंटेशन हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म शामिल होंगे जो एनारोब्स हैं, तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। जब उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती तो उस खुराक के अंदर या उस चीज में ऑक्सीजन ज्यादा मिल पाती नहीं है, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो कह रहे थे it occurs in bacteria yeast. In this type of aerobic respiration, pyruvic acid is further broken down into alcohol and carbon dioxide. Second, हमारे पास lactic acid fermentation. आप लोग जब अपने बाजू को यूं मूव करते हो या फिर टांगों या ज्यादा आप भाग रहे हो, तो आप थोड़ी देर के बाद देखोगे कि आपके जो है पेन होना शुरू हो जाती है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जब आप मुसलसल हार्ड एक्सरसाइज ले रहे होते हो तो यहाँ पर ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जो है पूरी मिकदार में जा नहीं रही होती, जिसकी वजह से यहाँ पर सेल के अंदर जहाँ कार्बोहाइड्रेट जो पड़ी होती है उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती तो वहां पर हमारे पास क्या पैदा होता है? लैक्टिक एसिड पैदा होता है, और लैक्टिक एसिड जैसे पैदा होता है तो आपको पेन होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करना या बाजू को मूव करना बंद कर दो तो थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद को पेन जो है वो रिलीव हो जाती है। उसकी रीजन कि फिर प्रॉपर ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाती है, तो वहां पर कंप्लीट फिर ऑक्सीडेशन होने की वजह से पूरी एनर्जी मिलती है और फिर वहां लैक्टिक एसिड पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से तुम्हारी पेन जो है वो क्या होती है? खत्म हो जाती है। इस वजह से जो मोटे लोग होते हैं तो वो जब ज्यादा तेज चलते हैं भागते हैं तो उनको अक्सर ये पेन का एहसास ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के जो आपके जिस्म के अंदर भी ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो चल रही होती है। इन अगर स्केलेटल मसल्स, वो मसल्स जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उन्हें स्केलेटल मसल्स कहा जाता है ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज। इंसानों के स्केलेटल मसल्स या दूसरे एनिमल्स जब वो बहुत ज्यादा वजनी काम कर रहे हो या बहुत हार्ड काम कर रहे होते हैं तो उस सूरत में उनकी बॉडी के अंदर जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस चल रहा होता है।
दिस आल्सो हैपेंस इन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। जैसे आप दही को दूध को दही में जमाते हैं तो उसमें जो जार लगाते हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैक्टीरिया। ये जो लैक्टोबैक्टीरिया होते हैं ये आंतों के रॉड लाइक बैक्टीरिया होते हैं, इस तरह इन्हें हम बोलते हैं बैसिलस। जो रॉड लाइक बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। ये रॉड बैक्टीरिया की लैक्टिक एसिड पैदा करते हैं और ये रॉड लाइक बैक्टीरिया जिसे बैसिलस कहा जाता है, जो रॉड बैक्टीरिया होता है इसमें हम कोकस बोलते हैं। तो कोकस बैक्टीरिया और बैसिलस बैक्टीरिया दोनों जो है वो लैक्टिक एसिड पैदा करने में महारत रखते हैं। तो जब आप दूध को दही में जमाते हो तो वहां पर जो तुम जार लगा रहे होते हो उसके अंदर असल में कौन सा बैक्टीरिया होते हैं, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो वहां पर लैक्टिक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं और आपका सारे का सारा दही दूध जो है इसमें बदल जाता है, क्योंकि दही में सबसे ज्यादा मिकदार के अंदर जो लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। In this type of anaerobic respiration, pyruvic acid molecules is converted into lactic acid. ठीक है, अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है वो है डार्क रिएक्शन। इसको जरा कान खोल के आगे खोल के दिमाग खोल के सुनना, ठीक है ना। लाइट रिएक्शन का हो गया टाइम का यूनिवर्सल डार्क रिएक्शन के बाद निकाला। डार्क रिएक्शन या मैंने कल बताया था इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हो। इनके बहुत सारे नेम्स हैं, इंडिपेंडेंट रिएक्शन और कैल्विन साइकिल, या इसको आप सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हो और इसको कैल्विन, बेंसन एंड बैशन साइकिल भी कह सकते हो। इस सारे इसके नेम्स हैं, ठीक है। अब ये जो डार्क रिएक्शन है ये आप लोगों के होता है स्ट्रोमा के अंदर। कहां होता है, स्ट्रोमा के अंदर ये प्रोसेस होता है। ये साथ साथ डायग्राम में ड्रॉ करनी है, समझ आ गई बात की। ये हमारे पास है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा हमारे पास जेली लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। अब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आती है वो सारी की सारी कहां डिफ्यूज होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर डिफ्यूज होती है। अब किसी के जहन में इस सवाल है डार्क रिएक्शन को इसलिए बोलते हैं कि रात को होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब डार्क रिएक्शन इसको इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर डायरेक्टली सनलाइट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। डार्क रिएक्शन द प्रोसेस in which sunlight is indirectly involved, ठीक है। ये वो वाला प्रोसेस है कि जिसके अंदर सनलाइट डायरेक्ट, जैसे लाइट रिएक्शन के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व थी, लाइट रिएक्शन के अंदर क्या थी, डायरेक्ट इन्वॉल्व थी। लेकिन हमारे पास जो डार्क रिएक्शन होता है इसके अंदर सनलाइट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि क्या होती है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। अब इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कैसे होती है, कल मैं बताया था कि हमारा जो लाइट रिएक्शन थायरोकार्ड मेम्ब्रेन के अंदर होता है, लाइट रिएक्शन, ठीक है, थायरोकार्ड मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो यहां पर दो तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, एटीपी एंड प्लस NADPH। ये दो कंपाउंड्स
जितनी सनलाइट यहाँ पर आ रही होती है वहां पे ये वाले कंपाउंड्स बनते हैं। इसका मतलब है सनलाइट इसमें इंटरैक्ट होती है, इन दो कंपाउंड्स के में इंटरैक्ट होती है, जो हमारे पास थायलाइड पार्ट से निकल के कहां पे जाते हैं, स्ट्रोमा के अंदर जाते हैं, ग्लूकोज बनाने में ये हेल्प कर रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्लूकोज बनाने में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। लिहाजा सनलाइट जो है इनकी सूरत में जो है वो डार्क रिएक्शन के अंदर दाखिल होती है। डायरेक्ट सनलाइट जो है वो स्ट्रोमा के अंदर एब्सॉर्ब की नहीं जाती, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, डार्क रिएक्शन कहा जाता है। कैल्विन साइकिल इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास ये कैल्विन साइंस का जो बॉटनिस्ट था जिसने इस डार्क रिएक्शन की पूरी डिटेल बयान की थी, ठीक है ना। ये हमारे पास प्रोफेसर था बॉटनी का, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का, और ये जो है साथ बेंसन लिखा है, बैशन लिखा है, ये दोनों इसके कोलीग्स थे। याद है, दोनों इसके कोलीग्स थे जिन्होंने कैल्विन की हेल्प की थी पूरे डार्क रिएक्शन की सीरीज को बयान करने के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको कैल्विन बेंसन बैशन साइकिल भी लिख दिया है। और इसमें हमारे पास सिट्रिक एसिड क्या है, बिना इस स्टेप हमारे पास है कि उसके अंदर हमारे पास पहले कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलती है तो क्या बनता है, फिर क्या बनता है, क्या बनता है, मींस कि हमारे पास सिट्रिक एसिड बन जाता है, दो कार्बन और इस वजह से ये डिटेल पर ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैं किताब में अंदर मौजूद है। तो लिहाजा इसको सिंपल ये कह लो, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। अब यहां पर सिंपल डायग्राम बनाइए, तो इस डायग्राम को ध्यान से समझना और इसी देख कर मैंने गुफ्तगू करनी है। अब तुम्हारा जो मैंने जैसे लाइट रिएक्शन का बताया था कि यहाँ पर एक एंजाइम होता है NAD, ये बताया था, वो भी हमारे पास किसमें बदलता है, NDPH के अंदर बदलता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन के अंदर भी एक एंजाइम मौजूद है, सेम लाइट, ये जो स्ट्रोमा होता है जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रहा होता है, तो इस डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए भी आपके स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना। वो किताब में नाम नहीं लिखने के लिए बता रहा हूं, तो हमारे पास क्या आता है, रुबिस्को एंजाइम हमारे पास होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को, एक तो इसमें स्ट्रोमा में ये कंपाउंड होता है और एक और कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं राइबो। ये मैं किससे बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिल रही है। वो जो तुम लोग 3-5 ऐसे लिखे हुए सारी बातें किसी की गुफ्तगू होनी है, इस वजह से नहीं बयान कर रहा हूं। राइबोलूस 1,5 डाइफॉस्फेट। बेटा समझ आ गई कि एक स्ट्रोमा में ये कंपाउंड होता है और दूसरा ये कंपाउंड होता है, और ये जो कंपाउंड होता है ये डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डार्क रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, ठीक है ना, हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इस कंपाउंड से मिलने के लिए। तो समझ आ रही है बात की कि आप लोगों की डार्क रिएक्शन की जब शुरू होता है तो स्ट्रोमा में ये दो कंपाउंड्स होते हैं, उसमें एक रुबिस्को कहलाता है, और रुबिस्को हमारे पास एक एंजाइम है जो कि इस वाले राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट जो कंपाउंड है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिलने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है तो 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है ना। आपके किताब में लिखा होगा 3 मल्टीप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब 3 कंपाउंड दाखिल होते हैं स्ट्रोमा के अंदर, और वहां पर हमारे पास ये जो आपका राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट कंपाउंड है ना, ये हमारे पास मैं अलग से बनाऊंगा, इसलिए 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। कितना होता है, 1 2 5 कार्बन। इसमें पहले इसमें नंबर कर लेता हूं, 1 2 3 4 5, पहले कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा होता है, डाई का मतलब 2, इसमें 2 और 5 के साथ भी एक फॉस्फेट एटम है जुड़ा होता है, जिसकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, 1,5, यानी पहले कार्बन के साथ भी फॉस्फोरस है, 5वें कार्बन के साथ भी फॉस्फोरस है, तो इस वजह से 5 कार्बन है, तो ये कार्बन 5 कार्बन में शुरू होती है, इसको राइबो शुरू कहा जाता है। तो यहां पर जो है मैंने राइबोलूज का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो राइबोलूज या राइबोस 1,5 डाइफॉस्फेट कंपाउंड होता है, इसमें 5 कार्बन वाले कंपाउंड होता है। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर होती है
ये 3 मॉलिक्यूल दाखिल होते हैं, ठीक है ना। अच्छा मैं यहाँ एक और बात करना चाहता हूँ कि आप लोग ने डार्क रिएक्शन को 3 कार्बन 3 या कार्बन 4 साइकिल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे रिएक्शन हमारे पास है जैसे प्लांट्स हैं उसमें कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स भी दाखिल होते हैं या 4 मॉलिक्यूल्स भी दाखिल होते हैं, इससे ज्यादा नहीं एंटर होते, यानी इस तरतीब में ये आ होते 3 कार्बन है वो फिर और 3 आएंगे, यानी इस तरतीब में आएंगे 3 या 4 जुड़ेंगे, ठीक है। इसलिए इसे C3 या C4 साइकिल भी कहा जाता है। अब जैसे हमारे पास ये 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के आएंगे तो ये इसमें से एक एक करके मॉलिक्यूल यानी 1 फिर सेकंड फिर थर्ड एक एक करके जो है ये हमारे पास इसके साथ मिलेगा। अब इसमें पहले से कार्बन है, ठीक है ना, बड़ा समझ आ रही है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, किताब में लिखा हुआ नहीं लेकिन लिख रहा हूं यहां पर ताकि तुम्हें समझ आ जाए। राइबोस 1,5 डाइफॉस्फेट, ठीक है। इसके साथ आगे एक मॉलिक्यूल जुड़ता है। अब इसके अंदर कितने पहले कार्बन एटम में 5 है ना, तो एक कार्बन ऐसा उसमें एक कार्बन लेकर इसके साथ मिल जाएगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, 6 कार्बन आएगा, ठीक है। अब मेरे बात में रखना कि अगर हमारे पास देखने का पहले 1 मॉलिक्यूल आगे से मिलेगा फिर सेकंड आगे मिलेगा फिर 3 आगे मिलेगा 30 आगे मिलेगा तो टोटल 6 कार्बन वाले कितने कंपाउंड बन जाएंगे 3 कंपाउंड्स बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 5 इसके अंदर पहले एटम मौजूद है, 3 कार्बन के या 4 कार्बन, अगर 4 कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल होंगे तो ये 4 कंपाउंड यहां पर बनेंगे 6 कार्बन वाले। अगर 3 कार्बन डाइऑक्साइड आपकी किताब में 3 की लिस्ट पर लिखा हुआ है, अगर 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल दाखिल होंगे तो इस 5 कार्बन वाले कंपाउंड से मिलकर हमारे पास 6 कार्बन वाले कंपाउंड जो है वो हासिल होंगे। अब ये हमारे पास जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है ये टेंपरेरी होता है, यानी इसे फौरन तोड़ा जाता है। अब तोड़ने के लिए ये जो ATP और NADP है ये यहां पर एंटर होते हैं। मैंने बताया था इसमें सनलाइट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो किस फॉर्म में है ATP की फॉर्म में और NADPH की फॉर्म में हमारे पास होते हैं। ये फौरन यहां पर एंटर होते हैं और इस 6 कार्बन वाले कंपाउंड को जो है वो 3 कार्बन वाले कंपाउंड में तोड़ देते हैं। बेटा भी बात समझ आ रही है। अब देखिए 6 कार्बन वाले कितने कंपाउंड्स थे 3 थे। अब 3 6 कार्बन वाले हैं तो ये तीनों के तीनों जो है वो 3 कार्बन के कंपाउंड्स में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितने आएंगे 6, तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 6, यानी 3 कार्बन वाले कितने कंपाउंड्स बनेंगे 6 कंपाउंड बनेंगे। इसमें से एक कंपाउंड जो है वो निकाला जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है ना। आप लोगों का ये बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हां से समझो मेरी बातें ये सारी ऐसे समझ नहीं आनी। अच्छा ये बताने से पहले मैं तुम लोगों को बताता जाऊं कि जो डार्क रिएक्शन है इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हमने दाखिल करना होता है इस कंपाउंड के अंदर। सेकंड के अंदर हमारे पास रिडक्शन होती है और C3 वाले कंपाउंड की। एंड नंबर 3 हमारे पास रीजनरेशन होती है, रीजनरेशन ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड। वो 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा है ये बता, मतलब लगी से मेरी बात की। अब देखोगे हमारे पास एक कार्बन एटम इससे मिला 6 कार्बन का एक कंपाउंड। अब यहां पर 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है तो यहां पर 3 कंपाउंड्स मिलके कुल कितने 3 कंपाउंड 6 कार्बन वाले बनेंगे। फिर ATP और NADPH फॉरन इसमें एंटर होगा और इस 6 कार्बन कंपाउंड को किसमें तोड़ देगा 3 कार्बन वाले कंपाउंड में। एक है वो 2 के अंदर जुड़ेगा, दूसरे वाला भी 2 के अंदर जुड़ जाएगा, टोटल मिला के कितने हो देंगे 6 कंपाउंड हो देंगे 3 कार्बन वाले। इस में लिखे 6 कंपाउंड 3 कार्बन वाले। इसमें से जो हमारे पास अब 6 टोटल बने हैं, अब 6 में से सिर्फ एक 3 कार्बन वाला